न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। सपने देखना कांग्रेस की आदत बन गई है, कमलनाथ की हार का डर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का तंज। आरजेडी की चुप पे नीतीश का इनकार, मंत्रिमंडल विस्तार पर खेला कर गए सीएम कुमार। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ये दो नेता कौन, जिन्हें राजस्थान की सभा में मिली खास तवज्जो। 26/11 का हमला, 400 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने खोली तहव्वुर राणा की पूरी कुंडली, 15 गवाहों के बयान बनेंगे पुख्ता सबूत। संयुक्त राष्ट्र में गरजेंगे जयशंकर, कनाडा से लेकर पाकिस्तान को चुन चुन कर देंगे जवाब। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस इसे बीजेपी का हारने का डर बता रही है, तो सिंधिया ने कहा कि ये तो आने वाला समय बताएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उनमें से हर एक इसे अपना कर्तव्य मानते हुए जिम्मेदारी निभाते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि सपने देखना कांग्रेस की आदत बन गई है। मध्य प्रदेश की जनता अगले 60 दिनों में तय करेगी कि चुनाव में कौन नर्वस है। बीजेपी ने सोमवार को इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवार की अपनी दूसरी सूची जारी की, जिनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गत सिंह कुलस्ते सहित 7 लोकसभा सांसदों को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही बीजेपी ने पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी मैदान में उतारा है। हालांकि अभी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होनी बाकी है। बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में इसलिए उतारा है क्योंकि उन्हें हार का डर है। एमपी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि एमपी में बीजेपी हार स्वीकार कर चुकी है, इस वजह से बीजेपी ने उम्मीद का आखिरी झूठा दांव खेला है। इस बारे में पूछे जाने पर सिंधिया ने इंदौर की मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य के लोग अगले 60 दिनों में तय करेंगे कि चुनाव को लेकर कौन नर्वस है। सपने देखना कांग्रेस की आदत बन गई है। प्रधानमंत्री पहले ही सार्वजनिक रूप से कांग्रेस का वर्णन कर चुके हैं कि पार्टी उस लोहे की तरह है जिसे जंग लग चुका है। 2020 में कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल हुए सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि वह कुछ लोगों के साथ बंद कमरे में बैठकर अपनी चुनाव की कहानी बनाती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक कहानी तो जनता बनाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के 9 करोड़ लोगों के दिलों में है। जनता यहाँ मोदी को जिताएगी। आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी की संभावना के बारे में पूछे जाने पर सिंधिया ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ताओं को दी जाती है उसका पालन करना हमारा धर्म है। पार्टी जो जिम्मेदारी हमें देगी उसे निभाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प एक एक कार्यकर्ता का सदैव होता है। देश का हर एक नागरिक उनसे प्रेरणा लेकर देश सेवा के लिए आगे बढ़े। बिहार में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी पार्टी से 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, लेकिन सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। कैबिनेट विस्तार पर आरजेडी की चुप्पी के बीच नीतीश कुमार ने भी और कितना विस्तार ये कहकर एक तरफ से इनकार कर दिया है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार बिरबल की खिचड़ी की तरह हो गया है। रह रहकर चर्चाएं होती है, बात आगे बढ़ती है और मुकाम भी सामने दिखाई देने लगता है, फिर पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि कदम आगे बढ़ ही नहीं पाते। 23 जून को तो ऐसा लगा कि अब हफ्ते 10 दिन से अधिक मंत्रिमंडल विस्तार में देर नहीं होगी, लेकिन उसके बाद उसकी चर्चा ठंडे बस्ते में चली गई। अब विस्तार कब होगा, इस पर भी एक तरफा से नीतीश कुमार ने यह कहकर विराम लगा दिया कि अब और कितने मंत्री चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने जब सोमवार को कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग बुलाई तो इसे लेकर कई तरह के कयास लगने लगे। खासकर 2 मुद्दों पर चर्चा अधिक थी। पहली संभावना यह जताई गई थी कि राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा देने पर कैबिनेट में फैसला हो सकता है। दूसरी चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर थी। दोनों बातों की चर्चा इसलिए हो रही थी कि नीतीश कुमार ने पहले ही इसके संकेत दिए थे, लेकिन कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं था। कैबिनेट बैठक हुई, लेकिन शिक्षकों के हाथ तो खाली ही रह गए। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी कोई चर्चा तक नहीं हुई। मंत्रिमंडल विस्तार की सर्वाधिक उम्मीद कांग्रेस को ही थी। कांग्रेस लगातार अपने लिए 2 मंत्री पद की मांग कर रहा था। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह इसके लिए धमकाते भी रहे हैं।
जिस अंदाज में वे अपनी बात कहते हैं उससे लगता है कि मंत्री न बनाए जाने पर कांग्रेस महागठबंधन से हाथ छुड़ा लेंगे। हालांकि उसे गीदड़ भभकी से अधिक मानना लोगों की भूल है। कांग्रेस के बारे में सभी जानते हैं कि उसके फैसले आलकमान करता है। आलकमान की मर्जी के खिलाफ पत्ता भी कांग्रेस में नहीं हिल सकता है और अगर ऐसी नौबत भी आई तो महागठबंधन सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार की पहल पर पटना में जब पहली बार विपक्षी दलों की बैठक हुई थी तो अखिलेश सिंह ने बहसियत प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी से शिकायत की। अखिलेश सिंह ने राहुल से कहा कि मंत्रिमंडल में कांग्रेस के कोटे के 2 और मंत्रियों को नीतीश कुमार जगह नहीं दे रहे। राहुल ने हल्के अंदाज में नीतीश से पूछा भी था कि कांग्रेस से कितने मंत्री बना रहे हैं। तब नीतीश ने उन्हीं से पूछ लिया था कि कितनों को बनाना है। वहां मौजूद अखिलेश सिंह ने संख्या 2 बताई थी तो उसके बाद कयास लगने लगे थे कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें कांग्रेस से 2 और लोगों के मंत्री बनाया जाएगा। चर्चा का आलम यह था कि कांग्रेस में संभावित मंत्रियों के नाम भी गिनाए बताए जाने लगे थे। तब से कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार की आस लगाए बैठी है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने अब एक बार फिर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू, आरजेडी के अलावा 4 अन्य पार्टियां नीतीश सरकार में शामिल है। संख्या बल के आधार पर मंत्री बनाए जाते हैं। जेडीयू कोटे के मंत्रियों की संख्या तो ठीक है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस कोटे में मंत्रियों के पद खाली है। कांग्रेस अपना हक मांग रही है। इस मुद्दे पर हम नीतीश कुमार से बात करेंगे। संख्या बल के आधार पर कांग्रेस अगर 2 मंत्री पद की मांग कर रही है तो आरजेडी कोटे के भी 2 मंत्री के पद खाली पड़े हैं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के इस्तीफे के बाद उनकी जगह आरजेडी से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। आरजेडी ने भी इसे तूल नहीं दिया। जब भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात होती है तो नीतीश कुमार कभी लालू प्रसाद यादव तो कभी तेजस्वी यादव की ओर इशारा कर किनारे हो जाते हैं। इस बारे में तो नीतीश यह भी कहने लगे हैं कि अब कितना विस्तार होगा। राजस्थान में बीजेपी के नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कौन करेगा? यह सवाल हर बार सभा से पहले पार्टी में खड़ा हो जाता है। राजस्थान की राजनीति फिलहाल इतनी गरमाई हुई है कि इस बार पीएम के दौरे में उनका स्वागत वसुंधरा या जोशी ने नहीं किया, बल्कि तो ऐसे नाम सामने आए जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के हाईकमान का जब राज्य में दौरा होता है तब प्रदेश के नेताओं में होड़ रहती है कि वे हाईकमान की अगुवाई में आगे रहे, जैसे तैसे हाईकमान के साथ नजर आए ताकि उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ऐसा करना आसान नहीं है। पार्टी हाईकमान का स्वागत कौन करेगा, उनके साथ कौन चलेगा और किसे तवज्जो मिलेगी, यह सब प्रदेश नेतृत्व के बजाय ऊपर से तय होता है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित चुनिंदा नेता मौजूद रहे। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पर पुष्पांजलि के दौरान सिर्फ 2 नेता पीएम के साथ रहे। इनमें एक थे नारायण पंचारिया और दूसरे थे ओमकार सिंह लखावत। ओमकार सिंह लखावत नागौर जिले के रहने वाले हैं। कॉलेज के दिनों से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। बाद में वर्ष 1980 में जब भाजपा के गठन के दौरान दिल्ली में हुए सम्मेलन में ओमकार सिंह लखावत मौजूद थे। भाजपा में आने के बाद वे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वर्ष 1997 से 2000 तक वे राज्यसभा सांसद रहे। वसुंधरा राजे के शासन के दौरान लखावत को ने राजस्थान विरासत संरक्षण एवं संवर्धन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया था। पीएम मोदी जब दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने गए थे तब लखावत उनके साथ रहे। लखावत ने भी स्मारक और पैनोरमा से जुड़ी जानकारियां पीएम मोदी को दी। बीजेपी की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के संयोजक है पंचारिया। नारायण पंचारिया जोधपुर जिले में स्थित फलोदी से रहने वाले हैं। वे ओमकार सिंह लखावत की तरह पंचारिया भी स्कूली दिनों से ही संघ से जुड़े हुए हैं। स्नातक के बाद वे राजनीति में सक्रिय हो गए। पार्टी में विभिन्न पदों पर रहते हुए वे राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। हाल ही में बीजेपी हाईकमान ने पंचारिया को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से पार्टी ने उन्हें बड़ी भूमिका दी है। टिकटों के वितरण में पंचारिया की भूमिका खास रहेगी। हाल ही में बीजेपी की ओर से प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का संयोजक भी पंचारिया को बनाया गया था। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार तहफ्फुर राणा के खिलाफ क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के बाद कोर्ट में संक्षिप्त सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने कल तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से सरकारी वकील उज्जवल निकम पेश हुए। निकम ने कहा कि इस बार राणा की स्टे की अपील बरकरार नहीं रह पाएगी।
26/11 आतंकी हमले की गुनहगार तहव्वुर राना के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के साथ विशेष कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने बताया कि राणा मुंबई हमले में गहराई से शामिल था। निकम ने कहा कि राणा की स्टे की अपील पर बरकरार नहीं रह पाएगी। भारत सरकार अमेरिकी जांच एजेंसी के लिए मजबूती से इसका विरोध करेगी। पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। तहव्वुर राना अभी अमेरिका की लॉस एंजलिस जेल में बंद है। इस साल मई में अमेरिका की कोर्ट तहव्वुर राना के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। इस बार राना का बचना मुश्किल है। सूत्रों के अनुसार 26/11 मुंबई आतंकी हमले के केस में क्राइम ब्रांच की चार्जशीट ने एक बार फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कनेक्शन का खुलासा किया है। चार्जशीट के मुताबिक तहव्वुर राना को न सिर्फ मुंबई हमलों की जानकारी थी, बल्कि वो लगातार ISI के संपर्क में भी था। ISI के किसी मेजर इकबाल से लगातार संपर्क में था राणा। ISI का मेजर इकबाल राणा का हैंडलर था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस सभी तथ्यों का उल्लेख चार्जशीट में किया है। इसके अलावा चार्जशीट में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि तहव्वुर राना हमले से पहले 10 दिनों तक मुंबई में ही था। राणा मुंबई के पवई इलाके के एक 5 सितारा होटल में अपने नाम से ठहरा हुआ था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई क्राइम ब्रांच ने विशेष UAPA कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में उल्लेख किया है कि राणा 11 नवंबर 2008 से लेकर 21 नवंबर 2008 तक मुंबई में ठहरा था। राणा हमले से सिर्फ 5 दिन पहले मुंबई से दुबई की ओर बीजिंग पहुंचा। इसके बाद चीन से शिकागो भाग गया था। तकरीबन 400 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तकरीबन 15 गवाहों के बयानों को दर्ज किया गया, जिसमें पवई के होटल स्टाफ का बयान भी शामिल है। होटल बुकिंग के दौरान राणा ने अपने पासपोर्ट कॉपी और बाकी दस्तावेज दिए थे, उन्हें चार्जशीट में शामिल किया गया है। डेविड कॉलमैन हेडली ने राणा को भेजे कई ईमेल को भी चार्जशीट में शामिल किया गया है, जो मुंबई हमले में उसके शामिल रहने और ISI कनेक्शन का सबूत है। कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान के आरोपों पर भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में करारा जवाब दे सकते हैं। जयशंकर को कल महासभा में अपना वक्तव्य देना है। जयशंकर अब तक कई बार ऐसे आरोपों पर सबूतों के साथ पश्चिमी देशों की बोलती बंद कर चुके हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान के निशाने पर आए भारत के विदेशी मंत्री S जयशंकर कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना संबोधन देने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जयशंकर इस वैश्विक मंच से खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर जस्टिन ट्रूडो के आरोपों पर दुनिया के सामने पूरी दृढ़ता के साथ अपना जवाब दे सकते हैं। इससे पहले ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के विश्वसनीय आरोप है। अमेरिका ने भी कनाडा के सुर में सुर मिलाते हुए भारत से जांच में सहयोग की मांग की है। यही नहीं, पाकिस्तान ने इस मौके पर भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में जमकर जहर उगला था। विदेशी मंत्री जयशंकर के इस भाषण पर अब दुनिया की नजरें टिकी हुई है। भारत अभी इंतजार कर रहा है कि कनाडा कानून सबूत मुहैया कराए, जिसमें वह दावा कर रहा है कि भारत का निज्जर हत्याकांड से संबंध है। वह भी तब जब ट्रूडो की सिख राजनीति उन्हें इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं जाने देंगी। भारत अभी देखेगा कि कनाडा जो भी साक्ष्य देता है वह कानूनी प्रक्रिया में कहीं टिक पाएगा या नहीं। कनाडा की राजनीति में सिख वोट बहुत महत्व रखते हैं। यही वजह है कि साल 2015 में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने PM मोदी से अनुरोध किया था कि वह ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में स्थित गुरुद्वारे में दौरा करने के लिए अनुरोध किया था। इस बीच कनाडा ने भारत के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और कनाडा के लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि कनाडा के इन बेबुनियाद आरोपों पर विदेशी मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में करारा जवाब देंगे। जयशंकर के भाषण में न केवल कनाडा और पाकिस्तान के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी बड़ा संदेश हो सकता है। अब तक कई बार जयशंकर पश्चिमी देशों के आरोप की धज्जियां उड़ा चुके हैं। इस भाषण के बाद जयशंकर वॉशिंगटन जाएंगे और वहां पर बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। फाइव आइज के सदस्य अमेरिका ने ही कनाडा को निज्जर हत्या पर कथित सबूत मुहैया कराए हैं। अब जयशंकर अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ उसके सबूतों की विश्वसनीयता पर चर्चा कर सकते हैं। इस बीच समय गुजरता जा रहा है और ट्रूडो सरकार अब तक नहीं बता रही है कि निज्जर की हत्या करने वाले हत्यारे कौन थे। भारत ने साफ कर दिया है कि इस हत्याकांड में उसका कोई संबंध नहीं है। तो खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए अब जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।